Hello everyone, I am Dr. Jay Shrapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को और इस टॉपिक का नाम है गैमेट ट्रांसफर। आप लोगों ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं जिसको गैमेटोजेनेसिस हमने कहा। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और गैमेट्स फॉर्मेशन की इस प्रोसेस में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ऐसे दो डिस्टिंक्ट टाइप के गैमेट्स प्रोडक्शन का काम होता है। हम मोस्टली मेल गैमेट्स को स्पर्म के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम या एग सेल के नाम से जानते हैं। अब ये गैमेट्स को आपस में फ्यूज होना है तभी तो वो जाइगोट बन पाएंगे। फिर उससे अगर प्लांट से तो सीड फॉर्म हो गए या फ्रूट्स फॉर्म हो गए। और अगर हम बात कर रहे हमारे जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की तो जाइगोट फिर डिवीजन स्टेज में जाएगा और उससे एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो फॉर्म होने लगेगा, बेबी डेवलप होगा। और अगर हम लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे जैसे फंगस है, आल्गी है, तो जाइगोट में से फिर स्पोर्स फॉर्म होंगे जो नई लाइफ को शुरू करेंगे। पर ये सारी प्रोसीजर्स को करने के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट गैमेट्स मिले तो सही। हमें उन दोनों को मिलवाना है, मेल और फीमेल गैमेट्स को, तभी तो जाइगोट बनेगा, तभी आगे की प्रोसीजर हो पाएगी। तो गैमेट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं? इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल ही मोटाइल होता है, मेल गैमेट ही मोटाइल होगा, उसी को मूव करके फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना होगा। फीमेल गैमेट स्टेशनरी होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो मूवमेंट नहीं शो करेगा। जैसे आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए, ओवम होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है। मेल गैमेट जो स्पर्म है वो जो मेल पार्टनर होता है वो पेनिस के जरिए वजाइना में इजेक्यूलेट करता है। वो स्पर्म वजाइना से फिर सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस और फिर वहाँ से फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा जहाँ पर ओवम है। फिर वो उसको फर्टिलाइज करेगा। तो मूवमेंट करते हुए मेल गैमेट्स को ही फीमेल गैमेट्स तक पहुँचना है। इसलिए कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स को मोटाइल शो करते हैं और फीमेल गैमेट्स उनमें स्टेशनरी होता है। Exceptional cases are a fungus and few algae in which both types of gametes are motile. एक्सेप्शनल केसेस आपको ऑलवेज याद रखना है। लोअर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बेसिक लेवल की प्रोसीजर्स पाई जाती है, तो उनके अंदर दोनों जो गैमेट्स है वो मोटाइल है। दोनों गैमेट्स मोटाइल होने की वजह से जो फ्यूजन के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनके अंदर बेसिक लेवल की प्रोसीजर्स हम कह सकते हैं करनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स भी बहुत बेसिक थे, बहुत ही प्रिमेटिव थे, ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स नहीं हमारी तरह। इस रीज़न से नेचर ने इनको ज़्यादा स्कोप दिए हैं। अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक ज़्यादा वीक है, गिफ्टेड चाइल्ड है, मेंटली रिटार्ड है, तो ऐसे बच्चे के ऊपर पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसका दूसरा बच्चा है वो ऑलरेडी इतना प्रिपेयर्ड है, डेवलप है, वो अपना जो भी केयर है वो अच्छे से देखभाल कर सकता है। पर गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, जो वीक होता है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। टीचर्स वीक स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते, ब्रिलियंट अपने आप सब कुछ कर लेते मोस्टली। कुछ वैसा ही है यहाँ पर। कह सकते हैं कि फंगस एंड आल्गी है वो नेचर के प्रिमिटिव चाइल्ड्स हैं, एकदम बेसिक लेवल के, कह सकते थोड़े से वीक है, सिंपल है, हमारी तरह डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स डोमिनेटिंग नहीं है। तो नेचर ने उनको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी दी है कि भी मेल और फीमेल गैमेट चलो दोनों को मोटाइल बना दिया, तो दोनों के फ्यूजन का चांसेस बढ़ जाएगा, तो बेबीज प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोजेनी ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होगी और इनसे इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी और ख़ास करके इनकी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होंगे, इनका एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बना रहेगा। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। कई बार मेल गैमेट्स के मूवमेंट के लिए मीडियम हमें ज़रूरी होता है। विदाउट मीडियम कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो मेल गैमेट्स को ही अगर फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है तो मेल गैमेट्स मोटाइल तो होगा, पर मूवमेंट करने के लिए उसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कहा जाता है कि मेल जो होता है वो मोस्टली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को शो करता है, अगर मैं आपको स्पिरिचुअल फिलोसॉफी के एंगल से समझाऊँ, और फीमेल क्रिएटिव एनर्जी को। तो जो भी क्रिएशन है वो फीमेल के अंदर से आता है। आप देखिए इमोशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है, कहीं ना कहीं सर्जन उन्हीं से है।
हमें पता है कि नया एम्ब्रियो है जो वो फॉर्म होता है, बेबी 9 मंथ के लिए डेवलप कहाँ होता है? फीमेल के वुम्ब के अंदर। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो मेल के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो बेबी को कंसीव कर सके और बेबी को 9 मंथ के लिए डेवलप कर सके। तो नया क्रिएशन करने का पावर तो सिर्फ फीमेल के पास ही है। फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम क्रिएटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। और क्योंकि मदर के पास ही ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर बेबी फॉर्म हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली मेल गैमेट्स को ही फीमेल बॉडी में जाना पड़ेगा। अगर मेल बॉडी के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता जो बेबी कंसीव कर सकता था और अगर मेल के अंदर बेबी डेवलप होता 9 मंथ के लिए, तो शायद ऐसा होता कि फीमेल गैमेट है वो मोटाइल होता और मेल गैमेट स्टेशनरी होता। पर नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर ही बेबी डेवलप होता है। फीमेल रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, वो क्रिएटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी वजह से फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, क्योंकि उसी के अंदर तो बेबी डेवलप होने वाला है, तो स्पर्म को वहीं आना पड़ेगा। और स्पर्म को वहां पहुंचाने के लिए नेचर ने स्पर्म को या मेल गैमेट को मूवमेंट दी, मोटाइल बनाया। गैमेट्स ट्रांसफर के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। हमने समझा कि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है, पर उसके लिए मीडियम चाहिए। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जो सिंपल है, ऐसे प्लांट्स वाटर को एज अ मीडियम यूज करते हैं। वाटर को यूज करते हुए मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो मॉनसून के अंदर ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्योंकि वाटर की सबसे ज़्यादा अवेबिलिटी मॉनसून में रहती है। ये टाइम पीरियड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर वाटर ज़्यादा होगा। तो वाटर की हेल्प लेकर मेल गैमेट्स को आसानी से फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए जो स्पीशीज मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए वाटर को एज अ मीडियम यूज करती है, वो स्पीशीज मॉनसून के अंदर रिप्रोडक्शन शो करती है, जैसे कि algae, bryophytes and pteridophytes. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which this gamete transfer takes place. तो ये ग्रुप की जो स्पीशीज हैं उनमें वाटर मीडियम बनता है मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए। A large number of the male gametes however fail to reach the female gametes. जब हम वाटर को यूज करते हैं मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर में जो मेल गैमेट्स होंगे वो वेस्ट हो गए। और इसी वेस्ट को कंपनसेट करने के लिए, इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं, जिससे ये लॉस कंपनसेट हो जाए। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस is several thousand times the number of female gametes produced. फीमेल गैमेट्स के नंबर बहुत ही कम हो गए, क्योंकि वो तो प्लांट बॉडी के अंदर ही रहेंगे, उनको कहीं प्लांट बॉडी के बाहर नहीं जाना, तो उनको कोई डैमेज नहीं होने वाला, उनका कहीं लॉस नहीं होने वाला। पर मेल गैमेट्स को तो पानी के रास्ते से फीमेल तक पहुंचना है, तो ज़रूरी नहीं है पानी में गए हुए हर एक मेल गैमेट्स फीमेल तक पहुंच जाएंगे। वाटर फ्लो किस तरफ जाता है उस पर डिपेंडेड है कि वो कहाँ पहुंचेंगे। तो कई बार वो फेल हो जाते फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने में, तो बहुत सारे मेल गैमेट्स लॉस होता है या फिर वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज होता है उनके साथ। इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो ये स्पीशीज है वो सेवरल थाउजेंड टाइम ज़्यादा नंबर में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिससे कुछ ना कुछ मेल गैमेट्स तो फीमेल गैमेट्स तक पहुंच ही जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेगा और बहुत सारे नंबर में प्रोजेनी जो है, ऑफस्प्रिंग है बेबी से, वो प्रोड्यूस हो गए और वो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बना रहेगा। हमें खास नोट करना है कि नेचर ने हर एक स्पीशीज के सेंटर के अंदर रिप्रोडक्शन इसीलिए दिया है क्योंकि हर एक स्पीशीज को सबसे बड़ा एक स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, और वो है खुद का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बनाए रखना, खुद की जनरेशन क्रिएट करते हैं ना, जिससे उनकी डेथ के बाद उनके जो प्रोजेनी, उनके जो बेबीज है, वो उनकी स्पीशीज को आगे बढ़ाए। पर हम हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करें तो इन्होंने सिंपल प्लांट्स में बताया कुछ फंगस एंड द आल्गी, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में फंगस को प्लांट के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। अब हम फंगस को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर रहे,
पर अगर हम हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करते हैं, डेवलप्ड प्लांट्स की बात करते हैं, सीड जो फॉर्म करते हैं वैसे प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर मेल गैमेट्स के मूवमेंट के लिए क्या मीडियम रहता है? इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। आप लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को कैरी कर रही होती है। पोलन ग्रेन्स के अंदर से ही मेल गैमेट फॉर्म होता है, और मेल गैमेट को कहाँ पहुंचना है? फीमेल गैमेट के पास। ऑलवेज मेल गैमेट को ही पहुंचना पड़ता है फीमेल गैमेट्स के पास। तो पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए जो प्रोसीजर होती है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं, और पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक हमें पहुंचाना है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगी। स्टिग्मा पे जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचेगी तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगी, उससे पोलन ट्यूब बनेगी, और वो पोलन ट्यूब फिर पहुंचेगी कहाँ? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर ढेर सारे छोटे 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 ओव्यूल्स होंगे। हर एक ओव्यूल के अंदर एग सेल या तो ओवम होगा। वो पोलन ट्यूब से मेल गैमेट फिर पहुंचेगा कहाँ? ओव्यूल के अंदर जो ओवम है वहां, और वो उसको फर्टिलाइज करेगा। हर एक ओव्यूल बाद में सीड में कन्वर्ट होगा, और पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ये पूरी प्रोसीजर हम डिटेल में सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कहाँ होती है? एंथर्स पे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. हमें पता है स्टिग्मा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है फ्लावर के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर, तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन्स को पहुंचना रहता है, इसलिए पोलन ग्रेन्स को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा वहां तक। इन बाइसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे कि पीस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है, उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है, और दोनों इतने पास पास हैं कि एंथर से जैसे ही पोलन ग्रेन्स निकलेगी तो तुरंत ही वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगी, वो उसके ऊपर सिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों एकदम नज़दीक नज़दीक है। तो उनमें हमें ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप सब कुछ हो जाता है। कोई मीडियम की इनको नीड नहीं रहती। नेचर ने इनको इतनी क्लोज लोकेलिटी दी है कि आपस में ही ये इजीली एक दूसरे की तरफ पहुंच जाते हैं। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। जैसे ही पोलन ग्रेन एंथर से शेड करती है, निकलती है, तो स्टिग्मा के तुरंत ही कॉन्टेक्ट में आ जाती है, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर बहुत ही नज़दीक है। हम बात कर रहे हैं कैसे प्लांट्स की? जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, जो खुद ही की पोलन ग्रेन से खुद ही के ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। पर जो प्लांट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और सेल्फ जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, वो भी हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा? उसी प्लांट का जो फ्लावर है उसी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों हैं, एक ही फ्लावर के अंदर। वो अपने ही फ्लावर की पोलन को अपने ही फ्लावर में आए हुए फीमेल के अंदर जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करवाने के लिए यूज़ करता है। तो उनको कोई दूसरे फ्लावर से या दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और एंथर और स्टिग्मा इतने बाजू बाजू में हैं कि जैसे ही एंथर से पोलन निकलती है तो स्टिग्मा पे इजीली पहुंच जाती है। क्रॉस पोलिनेटिंग जो प्लांट्स है, इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट जैसे पपाया, अब मेल प्लांट पूरा अलग होता है और फीमेल प्लांट पूरा अलग। क्या पता मेल प्लांट आपके फार्म के एक कॉर्नर पे है और फीमेल प्लांट आपके फार्म के दूसरे किसी कॉर्नर पे है। अब मेल प्लांट में पोलन ग्रेन्स बनी है, अब उसको वहां से निकल कर पहुंचना है कहाँ? फीमेल पपाया प्लांट्स तक, जहां स्टिग्मा उसका इंतजार कर रही है। इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट्स, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to stigma। ऐसे केसेस में हमें दूर दूर तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स दूसरे प्लांट्स पे है, या तो फिर फीमेल प्लांट ही कहीं दूर है, कोई दूसरी लोकेलिटी पे है, दूसरे रीजन पे है। ऐसे केस में हमें पोलन ग्रेन्स को
फीमेल तक ट्रांसफर करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं, जो भी हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग। ये प्रोसीजर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पोलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर टच करती है, बैठती है, तो उससे पोलन ट्यूब निकलती है। वो ट्यूब सीधी स्टिग्मा से होती हुई ओवरी में चली जाती है, जहाँ छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। वो ओव्यूल्स के अंदर वो अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है, जहाँ ओव्यूल में ओवम इंतजार कर रहा होता है मेल गैमेट का। फिर दोनों फ्यूज होते हैं और हम जानते हैं आगे क्या होता है। पर ये जो हमने समझा कि पोलिनेशन करने के लिए हमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये काम हवा करती है। एयर के मीडियम से पोलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंच जाती है, जैसे वीट है। मोस्टली जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे प्लांट्स या स्पीशीज एयर को मीडियम बनाते हैं पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र के लिए। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, अगर वेलिस्नेरिया जोस्टेरा की बात करें तो वो वाटर के ज़रिए पोलन ग्रेन्स को फीमेल तक पहुंचाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन का टाइप हम देखें तो वो है इंसेक्ट ओरिएंटेड पोलिनेशन। फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर होता है, और उससे अट्रैक्ट होके इंसेक्ट उन पे पहुंच जाते हैं और उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाती है। और जब वो फीमेल प्लांट्स के ऊपर जाते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर अपने आप पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नेचर ने ऐसा मीडियम सेट किया है कि पोलन कोई ना कोई तरीके से कैसे भी करके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगी, जिससे फर्टिलाइजेशन हो पाए और वो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बना रहे। अगर हम डाइओशियस एनिमल की बात करें, जैसे कि ह्यूमन, जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्सिस है वो सेपरेट होती है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। ऐसे केस की अगर बात करें तो उनमें गेमेट्स ट्रांसफर के लिए नेचर ने स्पेशल मैकेनिज्म दे रखा है। इन डायोशियस एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर गेमेट ट्रांसफर। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म पाया जाता है गेमेट ट्रांसफर के लिए। डायोशियस एनिमल हम उसको कहते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होती है, और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दो डिफरेंट इंडिविजुअल में फॉर्म होते हैं। तो मेल गेमेट्स को फीमेल तक पहुंचना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो मेल गेमेट्स को इजीली फीमेल तक पहुंचा दे। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गेमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, वो ये रहती है कि मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूज हो, और उसके लिए मेल गेमेट्स का फीमेल गेमेट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में काफ़ी सारे मेल गेमेट्स फेल हो जाते हैं फीमेल तक पहुंचने में। अगर मेल गेमेट्स फीमेल तक पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, बेबी फॉर्म होगा, और जब वो ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट है उसकी डेथ होगी तो वो नया जो उसका बेबी फॉर्म हुआ था वो उस स्पीशीज़ को या उसकी जनरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। नेचर ने ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी का आर्ट है, नई नई स्पीशीज़ से, अलग अलग किस्म के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म से, वो मिलियन ईयर्स की मेहनत से फॉर्म किए हैं। और नेचर बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी बनाई हुई ये जो अलग अलग स्पीशीज़ है उनका एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बिल्कुल ही ना रहे। इसलिए हर एक स्पीशीज़ को अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन दिया है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हो। तो अलग अलग मैकेनिज्म्स भी उनको स्पेशली इवोल्यूशन से मिले हैं, जिनकी हेल्प लेकर मेल गैमेट्स फीमेल तक आराम से पहुंच जाते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो मेल है वो पेनिस के ज़रिए फीमेल की ट्रैक के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, वजाइना के अंदर स्पर्म को इजेक्यूलेट करता है। सेक्सुअल डिज़ायर के वक्त मेल का पेनिस है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है पेनिस की टिश्यूज़ के अंदर, और इस रीज़न से पेनिस इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है इसी वजह से वो वजाइना के अंदर एंटर हो पाता है। वजाइना के अंदर एंटर होने के बाद स्पर्म इजेक्यूलेट होता है, फोर्सफुली पेनिस उसको वजाइनल ट्रैक के अंदर छोड़ता है, जिससे वो वजाइना से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ फिर पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब तक, जहां ओवम
फर्टिलाइजेशन के लिए उसका वेट कर रहा है। और स्पर्म को टेल भी दे रखी है। आप देखिए तो स्पर्म सेल्स के पास टेल है, उस टेल को मूवमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, इसलिए सीमेन के अंदर फ्रुक्टोज भी होता है जो एज अ फ्यूल यूज़ करता है स्पर्म सेल। उससे एटीपी फॉर्म होते हैं, एटीपी अच्छे से फॉर्म होते रहे और बहुत सारे एटीपी फॉर्म हो, इसीलिए स्पर्म सेल्स के मिडल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो देखिए सारा मैकेनिज्म जो मूवमेंट के लिए चाहिए था वो नेचर ने बना ही दिया है। नेचर को पता है कि स्पर्म सेल को ओवम तक पहुंचना होगा, उसके लिए ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो बहुत सारा फ्यूल चाहिए, इसलिए फ्रुक्टोज भी दे रखा है सीमेन के अंदर। और बहुत सारा एटीपी फॉर्म करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी दे रखे हैं मिडल पीस के अंदर। आप स्पर्म का स्ट्रक्चर थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि स्पर्म के कौन से ऐसे फीचर्स है जो उनको कैपेबल बनाते हैं ओवम तक पहुंचने के लिए।